देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे इसका व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका आंसर में अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स ऑन any charge is vector sum of all the forces on the considered charge due to all other charges in the surrounding। या फिर बोलेंगे ऑल द चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई। जो भी आसपास में चार्ज हैं वो डेट इज नेट फोर्स ऑन, कोई एक चार्ज मान लो Q0 ही लिया तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा और हमें नेट फोर्स किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये नोट कर लिए। ये नोट कर लिए ना भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ तक लिख लिए। नेट फोर्स किसी पे भी निकालना हो तो देखते हैं अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको ज़रा समझें हम लोग। तो यहाँ तक लिख लिया सबने। अब देखो लिखेंगे हम लोग चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज बोलें वो दो तरह के इन जनरल हैं। एक है तुम्हारा डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है कि यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, ऐसे है। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड हैं चार्ज, अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड हों चार्ज, तो ऐसे कोई डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज बोलते हो। और इसके चलते मान लो Q5 पे चार्ज निकालना हो तो भाई Q4 वाला लगाएगा, Q1 वाला भी लगाएगा, Q2 वाला भी लगाएगा, Q3 वाला भी लगाएगा। तो इस पे हम लोग जब नेट फोर्स लिखेंगे किस पे भाई, तो किसी एक चार्ज पे मान लो Q5 पे लिख रहे हैं तो सबके फोर्स का वेक्टर सम करोगे, F1 F2 F3 वेक्टर सम करना है भाई, वेक्टर सम करना है एंड सो ऑन। और वेक्टर सम करना है, स्केलर की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, डायरेक्शन को काउंट करने पड़ेंगे, डायरेक्शन के साथ ही हम लोग लिख पाएंगे। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें चार्जेज लोकेटेड होते हैं, सिस्टम में जो भी चार्जेज होंगे वो अलग अलग लोकेटेड होंगे, अलग अलग लोकेटेड होंगे स्टेप्स में। एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तो इधर है तो उधर है, कंटिन्यूअसली नहीं है, अलग अलग चार्जेज। ठीक है। और यहाँ दूसरा जो सिस्टम ऑफ चार्ज होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होता था भाई, तो इसमें होता है कॉन्टिन्यूअसली मान लो वायर है, एक वायर पर चार्ज, तो यहाँ भी है चार्ज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह चार्ज है भाई, पूरे कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं। रिंग पे चार्ज है तो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
पॉजिटिव है मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव होता तो निगेटिव चार्ज समझते। कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेयर पे चार्ज है मान लो, तो स्फेयर पे एवरीवेयर है भाई, हर जगह चार्ज है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह चार्ज है, तो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ऐसे दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं। जो अलग अलग वाले हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज, तो इसके चलते प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो इसमें होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो बोलेगा ये भाई कि नेट फोर्स निकालना है तो समेशन कर लो और सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को देखते चलो। F1 आई का वैल्यू पहले 1, फिर 2, F2, F3, F4, F5 ये सब करते चलेंगे, जितने भी चार्जेस आएंगे उन सब के फोर्सेस लिखते जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनता है भाई डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। तो सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा तो ये ज़रा समझेंगे, ये दोनों का फिर न्यूमेरिकल देखेंगे तो जाके आज का क्लास होगा। तो दोनों के न्यूमेरिकल भी देखने हैं, डिस्क्रीट वाले भी थोड़े देखेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस वाले भी देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादातर आपका पूछता है चार्ज रिंग, तो चार्ज रिंग वाला आज देखेंगे हम लोग कि चार्ज रिंग के चलते कैसे हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज पे अगर मान लो कोई भी एक वायर है या किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो जो भी हो, अब इस पूरे के चलते इस Q0 पे निकालना चाहते हैं फोर्स, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो ऐसे कंडीशन में ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये Q है और ये मान लो सेपरेशन यहाँ पे R है, तो इसके लिए अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँगा तो 1/4πε0 और Q0 अपॉन ये R² अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा भाई? क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है। कूलम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस के लिए, और ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है भाई। इसका जो सेपरेशन है ये छोटा मोटा ही सेपरेशन है। ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोमीटर अवे चले गए हो। इसके रिस्पेक्ट में ध्यान देना, पॉइंट चार्ज तब समझेंगे हम लोग इसको जब इसका साइज से, जब इसके साइज से अगर ये 2 मीटर का वायर है तो 2000 मीटर पे चले जाओ, 2000 मीटर पे जाओगे तब ये पॉइंट की तरह दिखेगा, तब इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे इसमें। अगर ये R का वैल्यू 2000 या 10 किलोमीटर हो जाए तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में, इसके साइज़ के रिस्पेक्ट में सेपरेशन वेरी वेरी लार्ज हो तो पॉइंट चार्ज बनेगा, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्फेरिकल तो है ही नहीं, इसलिए ये कूलम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इस कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए? तो ये काम तो भाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे भाई? तो एक एलिमेंट लेंगे। मान लो हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे DQ चार्ज का, जो इतने सारे चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उनमें से छोटा सा dx लेंथ पे, मान लो छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा, वो छोटा सा चार्ज का इस वाले चार्ज पे फोर्स dF निकाल सकते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट जो फोर्स लगाएगा उसको बोला dF, तो ये dF फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए ये चार्ज का साइज, DQ का साइज इतना स्मॉल है, ये इतना स्मॉल है कि ये इस सेपरेशन का वैल्यू वेरी लार्ज है कंपेयर टू द साइज ऑफ DQ एंड Q0। तो उस कंडीशन में हम लोग dF को लिखने के लिए ज़रूर कूलम्स लॉ लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dQ इंटू Q0 अपॉन R²। ये R डैश है अगर तो समझो R डैश का स्क्वायर। जिस एलिमेंट का जितना सेपरेशन हो Q0 से वो सेपरेशन का स्क्वायर करने पड़ेंगे, तो ये DF मिल जाएगा हमें। ऐसा ही फिर एलिमेंट यहाँ भी कभी आएगा तो इसका भी DF देखोगे, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, इसका भी DF, इसका भी DF, इसका भी DF, इसका भी DF, यहाँ वाला चार्ज एलिमेंट का भी DF, सारे एलिमेंट्स के DF, सबके DF, सबके DF, 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 ऐसे सारे DF को हम लोग ऐड करने पड़ेंगे। इट मीन्स नेट फोर्स चाहिए ऑन Q0, नेट फोर्स चाहिए ऑन Q0। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअल DF, 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 DF निकाल करके और इंटीग्रेट करें, दैट इज ऐड करें, तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स। ये स्टेटमेंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैथमेटिकल वर्जन फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। एक तरफ था डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज, दूसरी तरफ है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज तुम्हें अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं।
डिस्क्रीट में अलग अलग चार्ज लोकेटेड होते थे भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग वेक्टर सम करते थे ऐसे। और अभी ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसलिए कॉन्टिन्यूस वाले में तो एलिमेंट ले ले करके ही काम चलाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि एलिमेंट के लिए जब फोर्स dF लिखोगे यू कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। पूरे के लिए एज ए होल लिखना चाहोगे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और हमें मिल जाएगा dF का एक्सप्रेशन। ऐसे ऐसे dF को इंटीग्रेट करो, ऐड करो, मिल जाएगा। देखो इसमें समेशन है तो इसमें समेशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन है, ये भी तो समेशन ही होता है भाई। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, 4 ही टर्म हैं, तो उसके लिए समेशन यूज होता है। और यहाँ पे हर इंडिविजुअल का फोर्स का वेक्टर सम कर रहे हो, तो यहाँ भी हर इंडिविजुअल dq चार्ज का फोर्स जो dF है उसका एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ जो dF इसके बदले में आएगा dF, इसके बदले में आएगा समेशन, और ये बन जाएगा नेट फोर्स। तो डिस्क्रीट था इसलिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के लिए समेशन अप्लाई करते हैं, 4 हो जाए या 40 हो जाए। लेकिन कभी अंत तो होगा कि जितने 4 से सब ले लिए भाई, हो गया, तो ये वेक्टर सम हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट के लिए। और यही अब हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस में तो भाई जितना भी चार्ज है, चाहे वो छोटा ही चार्ज हो, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, छोटे 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 dF ये अपना अपना लगाएंगे। dq चार्ज हैं और ये dF फोर्स लगाएंगे। ऐसे सारे dF का वेक्टर सम करेंगे, तब जाके मिलेगा नेट फोर्स। अब देखो स्कूल में जो CBSE का सिलेबस में है वो इसके लिए तो बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चन आते भी हैं। इधर कॉन्टिन्यूस सिस्टम वाले में जो सबसे ज़्यादा आता है, जो आता है मतलब एक ही चीज़ तो आता है, वो है रिंग वाला। इस चार्ज रिंग के एक्सिस पे अगर हम लोग एक Q0 रख दें तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, वो जनरली क्वेश्चन आता है और यही पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे लेटर पार्ट में। फिलहाल हम लोग एप्लीकेशन देखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डिस्क्रीट सिस्टम पे, और उस पर न्यूमेरिकल थोड़ा ट्राई करें, उसके बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो ये जिसको लिखना है वो लिख लें फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ बोलो बोलो भाई, कौन सा रिपीट कर दूं रोशन, डिस्क्रीट वाला कि कॉन्टिन्यूस वाला? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, कहीं भी तुमने दुनिया में मास देखा है किसी ऑब्जेक्ट का, सूटकेस पे मास, लैपटॉप पे मास, अपना मास, तो 2 ही तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वैसे ही 2 ही तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब मास डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो तुम देखते हो भाई, एक यहाँ पे मास रखा हुआ, एक चेयर यहाँ है, एक चेयर यहाँ, क्लासरूम में देखते हो एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ। चेयर का मास 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, एक यहाँ 2 kg, यहाँ 2 kg, यहाँ 2 kg, यहाँ 2 kg, इस तरह से हैं। तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मास। ऐसे ही चार्ज अगर अलग अलग हों तो बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। और कॉन्टिन्यूस किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये हैंड है, इस हैंड में मास यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह तो मास है। इस पेन पे मास यहाँ भी, यहाँ भी, तो चार्ज अगर इसमें होंगे तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह चार्ज हैं, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेन। तो 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बोर्ड पर का चार्ज है, हमने बोर्ड पे स्प्रे कर दिया इलेक्ट्रॉन्स का, तो भाई ये पूरे बोर्ड पर चार्ज हो गया, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज समझे, अलग अलग है तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज है। कॉन्टिन्यूसली है, लगातार है, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरह से हो तो ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब दोनों के लिए हमें फोर्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। भाई इंटेंसिटी जब निकालते हो, कल के क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या करने होते हैं, नेट फोर्स ही तो निकालने होते हैं और डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज कर देते हैं। यही तो काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में। तो नेट फोर्स तो निकालना ही है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए निकालो या न्यूमेरिकल फोर्स निकालने पे हो किसी चार्ज पे, तो वो फोर्स निकालें। सब में तो ये काम करना ही है। और ये वाला कैलकुलेट करने के लिए अगर ये डिस्क्रीट सिस्टम है तो सारे फोर्सेस को वेक्टर सम करोगे भाई, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या करोगे भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ dF करोगे, तब मिलेगा नेट फोर्स, डिवाइडेड बाई Q0 करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा था ना
कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। तो उसके लिए ये था टर्म, नेट फोर्स निकालो ऑन द टेस्ट चार्ज और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करो। और ये टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, तो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। एक बार डेफिनेशन के टाइम में समझ लिया तो अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नेट फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करते हैं, तो नेट फोर्स निकालना है तो ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए निकालेंगे तो ऐसे नेट फोर्स निकालेंगे, डिस्क्रीट के लिए निकालेंगे तो ऐसे नेट फोर्स निकालेंगे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए जब निकालने होंगे, इधर तो तुमने देखा भाई Q1 लगाया F1 फोर्स, Q2 लगाया F2 फोर्स, Q3 लगाया F3 फोर्स, Q4 लगाया F4 फोर्स, कोई अट्रैक्ट किया कोई रिपेल किया, सारे फोर्स को दिखाओगे, नेट निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन भी काउंट करने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होगा भाई, तो अलग अलग चार्ज नहीं है, एवरीवेयर चार्ज है, एवरीवेयर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो एवरीवेयर जब चार्ज हों तो इसमें एलिमेंट हम लोग लेंगे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक DQ लिया उसका DF, दूसरा DQ उसका DF, सारे DQ 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 चार्ज सारे अपने अपने DF 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 लगाएंगे। निगेटिव होता तो अपनी तरफ, पॉजिटिव है तो अपने से अवे, ऐसे DF DF DF, इन सारे DF को वेक्टर सम करने पड़ेंगे, तब जा कर के तुम्हें मिलेगा नेट फोर्स। तो सम कैसे करोगे भाई, तो जैसे इधर सम होता था तो डिस्क्रीट में तो भाई पता है ना 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं या 100 हैं 200 हैं, तो उतनी बार तुम्हें सम करने पड़ेंगे हर फोर्स का। तो उसके लिए समेसन काम करता है। यहाँ पे थोड़ी है कि 4 है या 10 है या 20 है या 30 है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज कैपिटल Q इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो एक एलिमेंट लिया छोटा, उसका देखा DF, दूसरा एलिमेंट आएगा उसका होगा DF, तीसरा एलिमेंट आएगा उसका होगा DF, इस तरह से DF DF आएंगे, सबको वेक्टर सम करने पड़ेंगे तो मिलेगा। ये हुआ थ्योरेटिकल बात, जो आपको एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वो तो न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल देखोगे तो अपने आप क्लियर होगा। ठीक है रोशन? अब इस पे क्वेश्चन देखने हैं, इसी का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने होते हैं। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ये जिसको लिखना था या स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लिया होगा भाई, किसी को लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले ले। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट तो सबने कर ही लिया है, अब आगे बढ़ें अगर हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो मान लो एक न्यूमेरिकल ले लिया हमने ऐसे, और सारे लोग कल के क्लास में तो प्रेजेंट थे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसमें भी तो हमें यही काम करने होते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो यहाँ देखो हम लोग निकालना चाहते हैं, मान लो नेट फोर्स इस पे निकालना चाहते हैं, ये भी L ये भी L, और ये 90 डिग्री है ये, और ये मान लो Q है, और इधर मान लो -2Q है। अब मैं निकालना चाहता हूँ इस Q0 पे फोर्स। तो फाइंड फोर्स क्वेश्चन है, मान लो फाइंड नेट फोर्स, क्वेश्चन लिखो और जल्दी से सॉल्व करो। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0 एज सोन। हमें फोर्स निकालने हैं Q0 पे और वो इस तरह से दिखाए हैं। तो बताओ क्या होगा, फोर्स निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले भाई ये डिसाइड करो कि हमें किस पे फोर्स निकालने हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0। जैसे ही आया ऑन Q0 तो Q0 पे फोकस्ड हो जाओ, Q0 पे फोकस्ड हो जाओ, और Q0 पर लगने वाला फोर्स, Q0 पर लगने वाला फोर्स देखेंगे। Q0 पर लगने वाला फोर्स देखेंगे। ये पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर का मतलब ऑन, Q0 पर लगने वाला फोर्स।
बाई क्यू नॉट नहीं, क्यू नॉट ने जो लगाया वो नहीं, क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स। तो क्यू नॉट पर तुम ही समझो खुद क्यू नॉट हो गए, तो तुम्हें तो वो बुला रहा है भाई, 2Q वाला -2Q वाला बुला रहा है। अरे भाई तुम हो क्यू नॉट, तुम खुद को क्यू नॉट समझ लो, खुद को ही क्यू नॉट समझ लो, तो वो तो बुला रहा है। नेगेटिव चार्ज है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मेरे को बुला रहा है, तो मेरे पे तो ऐसे फोर्स लगा रहा है। वो लगा कौन रहा है? वो लगा रहा है। ये चार्ज बोलेगा कि हमें कौन लगा रहा है भाई फोर्स, तो वो लगा रहा है, उधर जाना चाहिए। मैं भी उसको लगा रहा हूँ कि मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन वो काउंट नहीं करना है, क्योंकि हम पे लगने वाला फोर्स चाहिए, तो मेरे पे लगने वाला फोर्स चाहिए। तो मैं देखूंगा भाई कि वो मुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है। ये क्या कर रहा है, मुझे धक्का मार रहा है। तो अच्छा भाई धक्का मार रहा है, तो इधर ये फोर्स लगाएगा, इधर ये फोर्स लगाएगा, इधर। अब दोनों का वैल्यू लिखेंगे भाई। ये है फोर्स ड्यू टू Q, ये है फोर्स ड्यू टू -2Q। अब दोनों फोर्स का वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो ये तो भाई 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये L 45 डिग्री है। तो ये कितना होगा भाई, तो 180 में से 45 निकाल दो, 180 में से ये 45 निकाल देंगे, तो जब ये 45 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 135। तो 135 डिग्री का एंगल होगा। तो एक फोर्स ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे, एंगल है 135 डिग्री। अब इन दोनों का वैल्यू लिखने हैं, तो चलो भाई वैल्यू लिख लिया जाए। तो FQ कितना होगा, तो Q वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा FQ, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा, कुछ नहीं है तो एयर है। और Q नॉट, तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर कितना, तो L ही है भाई, तो L स्क्वायर करेंगे। R तो हमारा L है, तो ये है भाई ये फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स लिखेंगे। रोशन बोलो कितना होगा दूसरा फोर्स, कितना वैल्यू का? अरे ये वाला फोर्स कितने वैल्यू का, -2Q। कितना फोर्स? ये तो होगा ही। और ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो 2Q इंटू Q नॉट। सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्शन हमने काउंट कर लिया है, एरो में डायरेक्शन हमने काउंट कर लिया है। नेगेटिव था तभी तो इस तरफ एरो लगाया था। अब तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 2Q इंटू Q नॉट अपॉन कितना, कितना सेपरेशन कितना, √2L। L है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, √2L। ये डायगोनल हमारा क्या बन जाएगा, √2L बन जाएगा। तो √2L का होल स्क्वायर करेंगे मीन्स कितना आ गया ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बताओ कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो 2L स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट अपॉन L स्क्वायर। अरे भाई ये भी उतना ही था, ये भी तो उतना ही था। तो इसलिए ये अगर F0 है, अगर इसको F0 समझते हैं, तो ये भी तो F0 ही हो गया भाई, ये भी तो F0 ही हो गया फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू -2Q भी उतने ही वैल्यू का है जितने वैल्यू का ये। क्यों ऐसा हो गया भाई, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा था, डबल था, तो सेपरेशन भी ज़्यादा था। और देखे कि 2 कैंसिल हो गया और मिल गया उतना ही फोर्स। अब ये 135 डिग्री एंगल है, तुम चाहो तो रिजल्टेंट अब निकाल सकते हो। तो ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अब जब दोनों फोर्स हम लोगों ने मैग्नीट्यूड में भी दिखा दिया, दोनों F0 ही है, मीन्स ये वाला अगर F0 है तो ये वाला भी F0 ही वैल्यू का है और 135 डिग्री एंगल है। तो मेथड 1 यहाँ तक लिखने के बाद मेथड 1 कर सकते हैं हम लोग। मेथड 1 क्या है भाई, जब दो फोर्स हमें पता है कि एक F0 और दूसरा भी F0 और एंगल है 135 डिग्री, तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालेंगे, तो भाई ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो उतने दिनों से पढ़ रखा है, 11th क्लास से ही पढ़ रखा है। अंडर रूट फर्स्ट वाला वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वाला वेक्टर का स्क्वायर और ट्वाइस F0 इंटू कॉस थीटा। बोलो भाई ठीक है, ऐसा होता था। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे भाई। तो नेट फोर्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये देखो 2F0 स्क्वायर
टू एफ नॉट स्क्वायर, उधर भी टू एफ नॉट स्क्वायर, इस प्लस के बाद उधर भी टू एफ नॉट स्क्वायर है, टू एफ नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है तो 1 प्लस लिख देता हूँ कि कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री। तो ठीक है भाई, ये मिल गया। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस एफ नॉट का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 135 क्या होता है, -1/√2। भाई कॉस 135 क्या होता है, तो कॉस का दिखा देता हूँ ग्राफ, ऐसे होता है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 0 है। तो कॉस का अगर देखोगे तो 135 मतलब 90 से 45 और ज़्यादा, यहाँ है 135, तो उतना ही 90 से 45 कम करोगे तो यहाँ है 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 होगा, तो 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। ये कितना निगेटिव होगा भाई, जितना cos 45 का वैल्यू होता है। इसलिए cos 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 45। cos 45 में जितना पॉजिटिव होता है ना उतना ही निगेटिव है, तो माइनस ऑफ 1/√2 सबको पता है इतना वैल्यू, क्लियर है। तो माइनस ऑफ 1/√2 रख दिया हमने और ये वैल्यू मिल गया हमें। तो क्या मिल जाएगा, एफ नॉट को तो बाहर ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाहर हो गया और अंदर में हो गया हमारा कितना, तो 2 माइनस √2, क्योंकि 2 माइनस 2/√2 मीन्स √2, ये मिल गया। बस ये नेट फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें एफ नॉट का वैल्यू रखना पड़ेगा, एफ नॉट का वैल्यू रख देना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, रख दिया जाएगा एफ नॉट का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू √2 माइनस √2, और एफ नॉट का वैल्यू रख देंगे कितना भाई, तो 1/4πε0, और क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर था, तो क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर था, यही हमारा हो जाएगा नेट फोर्स का वैल्यू, नेट फोर्स का ये वैल्यू मिल जाएगा। बोलो ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। तो अगली, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अब मैं दिखाऊंगा मेथड 2। ये था क्वेश्चन अपना, इसने फोर्स लगाया ऐसे, इसने फोर्स लगाया ऐसे, और दोनों एफ नॉट ही लगाए। दोनों एफ नॉट ही लगाए, वो देख चुके थे आप। तो मैं ये लिख रहा हूं मेथड 2। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई आदित्य, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स एक्सिस ले लिया जाए, एक वाई एक्सिस ले लिया जाए। हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, माइंड से निकल गया भाई। तो इधर ले लिया हमने एक्स एक्सिस, इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फोर्स को लिख लूँगा। तो ये वाला था फोर्स ड्यू टू, ये वाला था फोर्स ड्यू टू क्यू चार्ज, फोर्स ड्यू टू क्यू चार्ज था ये, और ये वाला था फोर्स ड्यू टू -2q। तो मैं लिखना चाहता हूँ भाई फोर्स ड्यू टू q, ये कितना है, आई जे में लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो ये वाला फोर्स तो डायरेक्टली देख रहे हो कि इसी डायरेक्शन में है, किधर भाई, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, और एफ नॉट वैल्यू का है, एक्स एक्सिस की तरफ है, एफ नॉट वैल्यू का है। अगर इस डायरेक्शन में 1 वैल्यू का होता वेक्टर तो आई कैप होता, 2 वैल्यू का 2 आई कैप, 3 वैल्यू का 3 आई कैप, 4 वैल्यू का 4 आई कैप। एफ नॉट वैल्यू का है तो क्या लिखेंगे, एफ नॉट आई कैप, ऐसा लिखेंगे अभिषेक। यस सर। और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भाई, फोर्स ड्यू टू -2q, क्योंकि इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसका तो कोई y कंपोनेंट है ही नहीं, ये तो प्योरली x डायरेक्शन में था। अब ये इस डायरेक्शन में है तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो ये जब 45 डिग्री, तो इसको रिजॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ बताओ भाई क्या लिखेंगे।
तो जब इसको रिजॉल्व करके लिखोगे तो इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे ये वाला वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसे ही तो लिख पाएंगे इसको। if not cos 45 एफ नॉट कॉस 45 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, मतलब ये वैल्यू लिखा मैंने, एफ नॉट कॉस 45 वैल्यू लिखा, ये वाला वैल्यू था एफ नॉट कॉस 45, एफ नॉट कॉस 45 वैल्यू था, इधर वाला जो वैल्यू था वो था भाई एफ नॉट साइन 45। दिख तो रहा है ना भाई, पिंक कलर का है तो दिखने में तो कोई परेशानी नहीं है ना रोशन, दिख रहा है ना? तो कलर थोड़ा चेंज कर दिया कि पता लगे कि ये रिजॉल्व कर रहे हैं भाई। तो ये मिला एफ नॉट कॉस 45 माइनस आई कैप में और एफ नॉट साइन 45 जे कैप में। तो यहाँ पे फिर लिख दूंगा प्लस एफ नॉट साइन 45 और ये किधर है भाई, तो ये पॉजिटिव जे कैप में है, इसलिए उधर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे पॉजिटिव जे कैप में। इधर हमारा माइनस आई कैप में था, उधर हमारा पॉजिटिव जे कैप में है। इस तरह से ये मिल गया। क्लियर है यहाँ तक भाई? तो अब ये आ गया एफ फोर्स ड्यू टू माइनस 2q जो आया वेक्टर फॉर्म में, वो आ गया एफ नॉट अपॉन रूट 2 निगेटिव में माइनस आई कैप हो गया निगेटिव में। तो आप एक साथ भी लिख सकते थे, डायरेक्टली भी लिख सकते थे। एक तो रिजॉल्व कर चुके हो, दूसरा लिख रहे हैं हम लोग। ये वाला कितना हो गया भाई, तो ये हो गया प्लस एफ नॉट बाई रूट 2 कि एफ नॉट साइन 45 1 बाई रूट 2 इतना है और ये जे कैप में है। ये मिल गया भाई, ये मिल गया तुम्हारा सेकेंड फोर्स। तो दोनों फोर्स पता लग गया। अब नेट फोर्स निकालने हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स ड्यू टू क्यू प्लस फोर्स ड्यू टू माइनस 2q। अब इसे दोनों को ऐड करने पड़ेंगे। कैसे भाई, तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को ऐड करने पड़ेंगे। तो बताओ भाई, दोनों ऐड करेंगे तो आई वाले को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ करने पड़ेंगे। तो आई वाले को आई के साथ देखेंगे तो ये वाला और आई वाला दोनों ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो एफ नॉट और माइनस एफ नॉट बाई रूट 2, ये माइनस एफ नॉट बाई रूट 2, इधर एफ नॉट है तो एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई रूट 2 इतना आई कैप है। और जे कैप में क्या भाई, तो इधर तो जीरो जे कैप था, यही वाला है एफ नॉट बाई रूट 2 और ये है इतना जे कैप। बोलो, ये हो गया नेट फोर्स। अब इस नेट फोर्स का ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें तुम्हें एफ नॉट का वैल्यू रख देने पड़ेंगे, एफ नॉट के वैल्यू रखने पड़ेंगे। इस नेट फोर्स का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, मान लो सिर्फ वैल्यू, सो डैट कि जो वैल्यू आया था मेथड 1 में, इधर देखो ये वैल्यू आया था नेट फोर्स का, वो ये वाला वैल्यू आया था जिसमें कि एफ नॉट फिर रख दिया अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एफ नॉट। तो वैसे ही अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम लोग देखना चाहें कि सेम आता है कि नहीं आंसर, तो हम लोग देख सकते हैं। कैसे भाई, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मीन्स एफ नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए है एफ नॉट और बी है कितना भाई, तो यहाँ पे है एफ नॉट बाई रूट 2। ठीक है, ये मिल गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस, इधर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे। हम लोगों ने लिखा भाई ये वाला स्क्वायर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये वाला हुआ, ये हुआ। अब देखो इसमें तुम्हारा क्या कैंसिल होगा भाई, तो प्लस एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 है, कुछ कैंसिल होने का नहीं है, यहाँ दिख रहा एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 दोनों एडअप हो जाएंगे और एक और एफ नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो एफ नॉट स्क्वायर और ये हाफ एफ नॉट स्क्वायर और हाफ एफ नॉट स्क्वायर, ये 1 एफ नॉट स्क्वायर और एफ नॉट मीन्स 2 एफ नॉट स्क्वायर, 2 टाइम्स एफ नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ नॉट का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो रूट 2 और ये एफ नॉट का स्क्वायर, ये मिल गया। अगर एफ नॉट का स्क्वायर हम लोग साइड में लें, बाहर लें, तो ये बच जाएगा अंडर रूट और 2 माइनस रूट 2, यही तो था
तो इसलिए फाइनली क्या आ गया, अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एफ नॉट, और एफ नॉट का मतलब है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल स्क्वायर। यही हो गया नेट फोर्स का वैल्यू। अगर हम लोगों को आंसर मैच करने हों तो यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखो अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एफ नॉट, अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एफ नॉट, और यहाँ देखो क्या आया था भाई फर्स्ट वाला मेथड से, अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एफ नॉट। तो दोनों तो सेम ही हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इजीली हम लोग निकाल पाए, हम लोग लिख पाए भाई, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सुटेबल ले लिया और उसके बाद दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें अगर 3 फोर्स होते, 4 फोर्स होते तो वो भी काम हो जाता, लेकिन ये फॉर्मूला जो अंडर रूट वाला फॉर्मूला है, इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर 2 फोर्स, सुटेबल टू ऐड 2 वेक्टर, सुटेबल टू ऐड ओनली 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो ये काम करेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हो तो ये काम नहीं करेगा, ये रूट अंडर वाला फॉर्मूला फेल होने लगेगा। लेकिन ये वाला तब भी काम करेगा। जितने फोर्स है सबको आई जे में लिखते जाओ, सबको लिखते जाओ, बाद में आई को आई के साथ और जे को जे के साथ ऐड कर दो। तो लिख लो भाई ये मेथड नंबर 2। समझ में आया अभिषेक? बोलो भाई। यस सर। और आदित्य क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर हो गया? तो ठीक है, जल्दी से इसको लिख लिया जाए। ये ज़्यादा वर्सेटाइल मेथड है, ये ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ जाए। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी फोर्सेस होंगे वो सब काम कर लेंगे। दिस इज मोर यूज़फुल अप्रोच। टू ऐड वेक्टर्स, वेक्टर्स ऐड करने हों तो ये ज़्यादा यूज़फुल है। सबको आई जे में लिखें और रिप्रेजेंट करें और फिर ऐड करें। लिख लिए भाई? डायग्राम बना लो पहले, फिर इसके बाद ये लिख लो। लिख लिए अब तो? या स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख लोगे? जब आई जे के टर्म में जब लिख लिए ना तो यहीं से हम लोग काम फिनिश कर सकते हैं। ये तो बस मैचिंग कराने के लिए कि देखो भाई वही आंसर आएगा। यहाँ तक लिख लिए ना तो यहीं से आप कर सकते थे। यहाँ पे एफ नॉट को कॉमन ले लोगे और बाकी जो बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 आई कैप, और हो जाएगा प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। ये मिल जाएगा तुम्हें और एफ नॉट का वैल्यू रख दोगे। यहीं से हम लोग लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये हो जाता ऐसे। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई आदित्य। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़े। चलो हटा रहा हूँ इसको। अगर मान लो एक और क्वेश्चन देखें,
देखते चलो फटाफट। एक मान लो स्क्वायर हो और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हों, पॉइंट चार्जेस क्यू 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 क्यू, और सेंटर पे अगर हमें एक क्यू नॉट है तो इस पे फोर्स निकालना हो तो क्या होगा? बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो? 4F नॉट मतलब 4F 4 इंटू मतलब 4 into force of Q, force of Y. 4 टाइम्स फोर्स मान लो एक ने लगाया एफ नॉट, तो तुम ये कहना चाह रहे हो 4 टाइम्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर है, और ये भी आर है, तो ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ जी सर। अगर ये कहना चाह रहे हो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भाई कि नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, यहाँ 4 फोर्सेस लगेंगे भाई, चारों कॉर्नर वाले फोर्स लगाएंगे इस पे, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ऐसे लिखेंगे, और सबके वैल्यू सेम हैं इसलिए तुमने ऐसे कर दिया। बोलो भाई यही है बात? सबके वैल्यू सेम हैं इसलिए तुमने ऐड कर दिया, 4 टाइम्स हो गए। बोलो यही है बात अभिषेक? यस सर। अगर ये बात सोचते हैं तो गलत सोचते हैं भाई। ये वेक्टर सम है, कितनी बार बोला जाएगा? ये है वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम। भाई जब सारे के सारे एफ नॉट इधर लगे, मान लो क्यू नॉट है, ये एक फोर्स लगा ऐसे, दूसरा फोर्स भी लगा ऐसे, तीसरा फोर्स भी लगा ऐसे, फोर्थ फोर्स भी लगा ऐसे, चारों एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता तो 4 टाइम्स एफ नॉट हो जाता नेट फोर्स। लेकिन क्या चारों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं? ये वाला बेचारे को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, सब तो अलग अलग डायरेक्शन में रिपेल करेंगे भाई। ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा एफ नॉट से, ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा एफ नॉट से, ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा एफ नॉट से, तो सब एफ नॉट ही वैल्यू के हैं। तो क्या ये नेट जो इस पे आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स एफ नॉट हो जाएगा क्या ये? जब वेक्टर को ऐड करते हो, वेक्टर मतलब समझो एक फोर्स है, तो मान लो टेबल है ये या एक ब्लॉक है, इस पे अगर इधर से 2 न्यूटन लगाया या एफ नॉट लगाया और एफ नॉट रमेश लगा रहा है, एफ नॉट सुरेश लगा, एफ नॉट नोविता लगा रहा है, एफ नॉट जियान लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स एफ नॉट। लेकिन अभी क्या हुआ भाई? तो एक फोर्स तो इधर से लगेगा एफ नॉट, एक इधर से लग रहा है एफ नॉट, एक लग रहा है इधर से एफ नॉट, तो दूसरा लग रहा है इधर से एफ नॉट, तो ये मिल करके नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा भाई? इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा रोशन? जब चारों इस तरह से अपोजिट में लग रहे हों, एक के इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा नेट फोर्स? 0। तो इसमें क्या बनना है भाई? 0 हो जाएगा। वेक्टर का ख्याल तो रखोगे भाई, ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसके जस्ट अपोजिट है ये वाला, कैंसिल कर देगा। अगर तुम खुद सोचो, अगर इसको वाई एक्सिस बना लेते, इसको एक्स एक्सिस बना लेते, तो इसका जो फोर्स होता वो होता एफ नॉट आई कैप, इसका जो फोर्स होता है एफ नॉट माइनस जे कैप, इसका जो फोर्स होता है ये वाला जो फोर्स होता वो होता एफ नॉट माइनस आई कैप, और ये वाला जो फोर्स होता वो एफ नॉट जे कैप। तो ये एफ नॉट माइनस जे कैप, एफ नॉट आई कैप और एफ नॉट माइनस कैंसिल हो जाते, सब मिलकर के 0 हो जाता। तो भाई ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो अप्लाई करने हैं, वेक्टर सम वेक्टर की तरह ऐड करने हैं, और वेक्टर की तरह ऐड करने होते हैं तो डायरेक्शन जरूर देखोगे। बिना डायरेक्शन देखे ऐसे ही स्केलर सम थोड़ी कर देंगे जो 4 टाइम्स हो जाएगा भाई, लड्डू मिल जाएंगे ऐसे। तो वेक्टर सम करना है, वेक्टर की तरह बात करोगे भाई। क्लियर हुआ आदित्य? ये ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 मार्क्स का, तो बिना कैलकुलेशन का ही बता दोगे भाई कि ये 0 आना है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? मतलब इसमें शो कैसे करेंगे? किसमें? मतलब लिख कर प्रॉपर अगर
बड़ा मार्क का होगा। हाँ बड़ा मार्क्स का आएगा तो यहाँ दिखाएंगे ऐसे, ज़्यादा मार्क्स का अगर आया ऐसे तो ये आएगा नहीं ज़्यादा मार्क्स का। जब 30 सब पे इक्वल चार्ज होंगे तो ये 1 मार्क्स का आएगा 0, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा मार्क्स का आएगा तो आप करोगे ऐसे दिखा देना, कलर बदल देता हूँ। एक मान लो ऐसे दिखा दिया एक्स एक्सिस, एक ऐसे दिखा दिया मान लो वाई एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ये वाला फोर्स सबका फोर्स दिखा दोगे, एक को लिखोगे F1, एक को लिखोगे F2, इसका जो हुआ मान लो F2, इसने जो लगाया उसको दिखा दोगे F3, डायग्राम में ये जो लगाया वो दिखा दोगे F4। तो इस तरह से यहाँ पे लिखोगे, क्या करोगे भाई, तो F1 लिख रहा हूँ मैं तो F1 को दिखाओगे, F1 को दिखाओगे तो F1 हो जाएगा तुम्हारा F0 I कैप। उस तरह से दिखाना F2, तो F2 कितना है भाई, तो ये है F0 माइनस जे कैप। फिर दिखोगे F3 दिखाओगे भाई, ये F3 ये वाला है तो वो है F0 जे कैप में, तो F0 जे कैप में दिखाओगे। फिर F4 ये वाला है तो वो दिखाओगे F0 माइनस आई कैप में, तो F4 है F0 माइनस आई कैप में, ऐसे दिखाओगे भाई। तुम्हें चाहिए था नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई कि नेट फोर्स तो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4, ऐसा दिखाओगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसा दिखाओगे। और इसके बाद ये लिखोगे भाई, चारों को जब ऐड करोगे आई वाला को आई वाला यहाँ पे लिखोगे F0 आई कैप प्लस F0 माइनस जे कैप प्लस F0 जे कैप प्लस F0 माइनस आई कैप, ऐसा करके लिखोगे और इसको शहीद कर दोगे और यहाँ लिख दोगे नल वेक्टर। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। तो ये ज़ीरो वेक्टर करके ऐसे दिखा दोगे, समझ गए। 3 मार्क्स का आया तो वैसे तुम्हें ये आएगा नहीं, जब इक्वल चार्ज होंगे तो ये कोई भी ये नहीं चाहता कि ये काम करो। जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन, क्या आंख बंद रहेगा, क्या आंख तो खुला रहेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक इधर है तो दूसरा इधर है, कैंसिल कर देंगे, एक इधर है दूसरा इधर है, कैंसिल कर देंगे। तुम ऐसा सीधा लिख सकते हो, फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सिचुएशन forces are opposite in pair, मतलब ये सिमेट्री है चारों तरफ से, जैसे इधर है वैसे ही उधर है, और इसका मतलब नेट फोर्स हो जाएगा 0। एनालिसिस जैसे ही फोर्स का करेंगे, ऐसे सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे तो वो तो भाई 0 नेट फोर्स देगा, 0 नेट फोर्स आया। तो वैसे लिख सकते हो 1 मार्क्स का वैसे आएगा, इस तरह से आएंगे तो 1 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, बताओ भाई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ गए, क्लियर है। बोलो भाई अभिषेक, क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ बोलो। हाँ डिस्क्रीट ही वाले तो हैं, अलग अलग ही तो चार्ज हैं, यहाँ पे कहाँ कॉन्टिन्यूस वाली बात आ गई। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा वहाँ बैठा है, एक बच्चा वहाँ बैठा है, ऐसे करके अलग अलग। एक देखो यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज, बीच में तो कहीं नहीं चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज, बीच में तो नहीं है कहीं चार्ज। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, ये डिस्क्रीट सिस्टम होता है। बोलो भाई, और कोई डाउट, बोलो भाई, और कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई। अभिषेक, अरे बोलता नहीं भाई, बोलो बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं भाई। चलो सारे फोर्स, सारे चार्जेज इक्वल नहीं हों, सारे चार्जेज मान लो इक्वल नहीं हैं, ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हम लोग इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे। तो ठीक है भाई, अब चेंज कर रहा हूँ मैं, इक्वल नहीं है तो एक स्क्वायर दिखाएंगे वैसे ही, और इस पे चार्ज आया क्यू, लेकिन इस पे चार्ज आया माइनस क्यू, इस पे चार्ज आया मान लो -2Q, और इस पे चार्ज मान लो कुछ दे देते हैं Q। तो अब बताओ इस कंडीशन में Q है, या कुछ और देते हैं 3Q दे देते हैं, चलो कुछ भी दे दिया ऐसे चार्ज। और अब सेंटर पे Q0 रखेंगे,
अब सेंटर पे हम लोग रखेंगे क्यू नॉट। तो अब बताओ इस पे कितना फोर्स हो जाएगा, फटाफट अप्रोच ले लो और काम कर दो भाई, जल्दी से काम कर दो। नेट फोर्स निकालने हैं, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जल्दी से निकालो भाई। नेट फोर्स जल्दी से निकाल लिया जाए। तो अब क्या करोगे, अब फिर से सबका फोर्स दिखाने पड़ेंगे। तो सबका फोर्स दिखाएंगे। क्यू वाला तो इधर फोर्स लगाएगा, लिखना छोड़ दो। अब हो गया, सोच लिए ना क्या करेंगे, सोच लिए ना क्या करेंगे। बस उसको अब देखो कि तुम्हारा लॉजिक जो सोच रहे थे वो ठीक है या नहीं। देखो भाई, इसका फोर्स दिखाओगे, डायग्राम दिखाओगे, सबका नज़र अब बोर्ड पे आ जाए। ठीक है भाई, तो ये क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कुछ होगा भाई। मान लो मैंने बोला वो एफ क्यू बोल देते हैं, चलो एफ क्यू। तो एफ क्यू का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0। और ये क्यू नॉट में तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला है आर भाई, और इसका हम लोग अगर एल लेंथ है स्क्वायर का, तो हम लोग चाहेंगे तो ये निकाल सकते हैं। ये डायगोनल कितना हो जाएगा भाई, तो ये डायगोनल जो हो जाएगा, मान लो ए है, बी है, सी है। तो डायगोनल जो ए सी होगा वो क्या हो जाएगा, तो √L² + L², क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो L² + L² करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो √2L मिलेगा। ठीक है भाई, तो ए सी जो डायगोनल है वो √2L है। तो ये आर का वैल्यू तो ए सी डायगोनल का हाफ होगा। तो आर का वैल्यू जो है वो ए सी डायगोनल का हाफ होना चाहिए। इट मीन्स √2L/2 होना चाहिए। इट मीन्स L/√2 होगा। तो L/√2 है आर का वैल्यू। अब यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन R² लिखने हैं, तो R² को हम लोग चाहें तो L/√2 भी लिख सकते हैं, L/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। ये वाला फोर्स हो गया। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्या फोर्स लगाएगा भाई, तो ये तो निगेटिव चार्ज है, ये तो माइनस क्यू है, निगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। ये भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं भाई। वैल्यू में क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन वही R², जैसे इसका क्यू नॉट था वैसे इसका क्यू नॉट रहेगा। तो यही वाला वैल्यू हो जाएगा फोर्स का, सेम वैल्यू हो जाएगा। अगर ये F0 है तो ये वाला भी F0 रहेगा। बोलो भाई, इसका भी तो वैल्यू होगा उतना ही। इसमें जैसे क्यू नॉट की है अपॉन 4πε0 ये R² की है, वैसे ही इसका भी तो क्यू नॉट और उतना ही R²। ये निगेटिव ही तो है बस, और तो कुछ नहीं। निगेटिव है तो उसका इस डायरेक्शन में कर दिया, पॉजिटिव था तो अवे कर दिया। तो इस तरह से मिल गया। इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। ये F0 है तो ये भी लगा रहा है, ये F0 ही लगा रहा है। और ये वाला क्या करेगा, ये तो 3Q × Q0, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है भाई। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये तो रिपेल करेगा, इसलिए फोर्स ड्यू टू 3Q ये भी इधर ही होगा। और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3Q × Q0 यानी 3F0। इसका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ आएगा 3Q × Q0 अपॉन वही R² जो उधर होता है। तो इधर Q0, हाँ बोलो। अरे आर वही होगा वो। क्या कह रहे हो, फिर से वेक्टर आई कैप लेंगे 3Q वाले में। भाई अभी तो मैंने वेक्टर दिखाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, वेक्टर का तो डायरेक्शन दिखाया नहीं। अब कोई एक एक्स एक्सिस ले लोगे, कोई एक वाई एक्सिस ले लेना। तुमको इधर मन कर रहा है तो इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस ले लो, बाद में रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले फोर्स का वैल्यू तो लिख लें, बाद में रिप्रेजेंट करेंगे ना आईजे में। पहले फोर्स का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हमने इसका देखा फोर्स, तो इसका देखा कि वो इस डायरेक्शन में है और वो कितना होगा फोर्स भाई। तो जिस तरह से ये फोर्स था, ये F0 था, ये भी R² है, यहाँ भी R² है, लेकिन यहाँ 3Q × Q0 है, यहाँ Q0 है, तो इससे ये 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, इसलिए ये 3F0 होगा। इधर जो हमारा फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3F0। ये वाला वैल्यू आ गया 3F0। ये समझ में आया कि 3F0 कैसे हुआ। जो F0 था वो तो था Q0 अपॉन 4πε0 R², ये वाला था F0। तो ये वाला तो 3Q × Q0 है, तो ये 3F0 हो जाएगा। मीन्स ये जो रिपेल करेगा इसको, वो 3F0 से रिपेल करेगा।
अब तुम देखो कि इधर मैं एक और डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इधर बनाऊं, तो मैं क्या बनाऊंगा भाई, तो यहाँ पे सेंटर वाला चार्ज जो Q नॉट है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है, एक तो F नॉट लग रहा था इधर वाले का जो माइनस था वो F नॉट ऐसे लगाया था, और दूसरा इस वाले ने रिपेल किया वो 3F नॉट लगाया। तो एक F नॉट है और एक 3F नॉट है, और उसका वाला फोर्स है जो इधर है वो है F नॉट, और इसका अभी फोर्स देखने हैं भाई 3Q वाला का देख लिए। अब जरा इसका देखेंगे -2Q का, तो -2Q का फोर्स जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। Q वाला जैसे इधर लगा रखा था, -2Q वाला इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ड्यू टू -2Q। तो फोर्स ड्यू टू -2Q वाला वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, कितना वैल्यू का लगाएगा, तो 2Q × Q नॉट। तो इसलिए ये बन जाएगा 2F नॉट, क्योंकि आएगा इसका फोर्स जो आएगा वो आएगा 2Q × Q नॉट, 2Q × Q नॉट। तो भाई बाकी सब तो वही, लेकिन 2 लग जाएगा तो 2F नॉट हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक में पहले कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है रोशन? अभिषेक? हाँ अभिषेक बोलो। तो बोर्ड ब्लर आ रहा है और आवाज भी कट रही है। बोर्ड ब्लर आ रहा है, आवाज़ भी कट रही है। तो मेरी साइड से प्रॉब्लम है और नहीं है। समझ में आ गया? नो सर, यही समझ में आ गया। और पहले वैल्यू लिखेंगे चारों फोर्सेस का, पहले चारों फोर्सेस का वैल्यू लिखेंगे, चारों जो फोर्स लगाएंगे ना उसका वैल्यू लिखेंगे। देखो पहले Q वाले ने फोर्स लगाया ऐसे, F नॉट वैल्यू का, Q नॉट अपॉन 4πε0 r², Q नॉट अपॉन 4πε0 r², इसने लगाया ऐसे, वो F नॉट है, एक देख लिया। फिर ये देखो ये वाला इसके अपोजिट वाला -2Q है, यानी कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला रिपेल किया इस डायरेक्शन में, ये वाला अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में भाई, तो अपनी तरफ डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में हो गया। ये रिपेल कर रहा है तो किधर, तो इसी डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, और ये अट्रैक्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसने F नॉट लगाया Q नॉट अपॉन 4πε0 r², और ये लगाएगा 2Q × Q नॉट अपॉन 4πε0 r²। इसलिए एक का F नॉट है फोर्स, तो दूसरे का क्या होगा, 2F नॉट होगा। तो इसका 2F नॉट मैंने लिख दिया। बोलो अब ठीक है? इसका F नॉट और इसका 2F नॉट, इस वाले का F नॉट ये, और इस वाले का 2F नॉट ये, तो ये दोनों का काम हो गया। अभिषेक बोलो। यस सर। अब बात रह गई इन दोनों की, देख रहे हो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये वाला अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, तो Q × Q नॉट, यानी F नॉट से अट्रैक्ट करेगा, बाकी R तो वही है। ये जो अट्रैक्ट करेगा उसमें आएगा Q नॉट, यही वाला। तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा F नॉट से, ये F नॉट से अट्रैक्ट किया, ये वाला F नॉट से अट्रैक्ट किया, और ये वाला रिपेल करेगा 3F नॉट से, क्योंकि 3Q × Q नॉट आएगा 3F नॉट से, तो ये वाला 3F नॉट से रिपेल किया। ये अट्रैक्ट, ये रिपेल, अट्रैक्ट किया 3F से और रिपेल किया, ये अट्रैक्ट किया F नॉट से और ये रिपेल किया 3F नॉट से। तो ये टोटल बन गया इधर 4F नॉट, इधर वाला टोटल बन गया 4F नॉट, इधर वाला बन गया 4F नॉट, और इधर वाला बन गया 2F नॉट और F नॉट इन 3F नॉट, इधर वाला बन गया 3F नॉट, और इधर वाला है 4F नॉट। दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर। तो बताओ इस पे नेट फोर्स लिख सकते हैं ना भाई इस पे। अब नेट फोर्स लिखेंगे तो एक है इस डायरेक्शन में, मान लो इसी को ले लेते हैं x एक्सिस, और इधर वाले को ले लेते हैं y एक्सिस, इधर वाले को लिया है हमने x एक्सिस। तो इधर टोटल है 3F नॉट, इधर टोटल है 4F नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ इसके हिसाब से कि 3F नॉट आई कैप में और 4F नॉट जे कैप में डायरेक्टली। बोलो अभिषेक ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो अब जब हमें नेट फोर्स का वैल्यू लिखना होगा तो अब हम लोग ईजिली लिख सकते हैं
आदित्य देखते रहना भाई। और अब ये I का पता है, J का पता है, यहाँ 3F0 है, यहाँ 4F0 है, तो 3F0 का स्क्वायर मीन्स 9F0 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 4F0 का स्क्वायर मतलब हो गया 16F0 स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिल गया कितना, 25F0 स्क्वायर। तो 25F0 स्क्वायर, 25F0 स्क्वायर, तो इसलिए मिल गया ये कितना, तो 5F0 मिल गया भाई, 5F0। 25F0 का स्क्वायर मीन्स 5F0, तो 5 टाइम्स और F0 का वैल्यू है 1/4πε0, और आर स्क्वायर, आर का मतलब है L/√2, तो आर स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू Q0। ये हो गया नेट फोर्स का वैल्यू। बोलो भाई, ठीक है। अब आदित्य कंफ्यूजन है तो बताओ। सर अगर हम उधर ही छोड़ दें तो 3F0 I कैप प्लस 4F0 J कैप पे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये तो मैंने नेट का वैल्यू निकाल के बता दिया, तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे क्या करना, ऐसे लिख देना, F0 कॉमन ले लेना, और यहाँ पे लिख दोगे 3I कैप प्लस 4J कैप, ये हो गया। और इसको लिख दोगे Q0 अपॉन 4πε0, और ये आर स्क्वायर मतलब L/√2 का होल स्क्वायर, ये लिखा। और यहाँ पे लिख देंगे 3I कैप और प्लस 4J कैप, ये मिल गया तुम्हें आंसर, मिल गया। ये भी लिख सकते हो आंसर में। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई अभिषेक। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ऐसे ही डिस्क्रीट वाले में तो यही काम करने हैं तुम्हें, जितने भी फोर्स दिए रहेंगे उनको काम करने हैं। तुम अंडर रूट वाला जो है वो कम अप्लाई करना, और IJ में रिजॉल्व करके लिख देना, जितने भी फोर्सेस होंगे उन सबको फिर वेक्टर सम कर देंगे, I को I के साथ, J को J के साथ। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? अब हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम पे चलें। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे अब? बोलो भाई, कुछ बोल नहीं रहा आदित्य। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे, भी और होगा, भी और प्रैक्टिस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कल हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उसमें भी इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए अब जरा देख लिया जाए। देखो, एक हम लोग चार्ज रिंग लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। फाइंड फोर्स ऑन Q0 placed on the axis of a uniformly charged ring। तो एक चार्ज रिंग बनाते हैं। चलो भाई, एक चार्ज रिंग बनाते हैं। चार्ज रिंग का ये एक्सिस, चार्ज रिंग S on, ठीक है। ये चार्ज रिंग है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका सेंटर O दिखाएंगे, और इससे x डिस्टेंस पे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ गए? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है भाई, और इसके एक्सिस पे हम लोग निकालना चाहते हैं। इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, इस पे निकालना चाहते हैं नेट फोर्स। ये तुम्हें पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज है भाई, पूरे रिंग पे चार्ज है तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज है ये।
अब इसके लिए यहाँ निकालना चाहते हो तो तुम्हें याद होगा कि कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो एलिमेंट लेंगे, उसका डीएफ निकालेंगे, कहीं पे भी किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है, दूसरा एलिमेंट लेंगे वो भी अपना डीएफ फोर्स लगाएगा, तीसरा एलिमेंट लेंगे वो भी डीएफ फोर्स लगाएगा, बहुत सारे एलिमेंट लेंगे वो भी सब अपने अपने लगाएंगे, और इन सारे डीएफ 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 को क्या करने होंगे भाई, तो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तब जाके नेट फोर्स मिलेंगे। इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए कि इस रिंग के सबसे टॉप पे मान लो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, dq चार्ज है इसका, dq चार्ज है इसका। अगर ये एलिमेंट लेता हूँ तो ये एलिमेंट यहाँ के Q0 पे फोर्स लगाएगा और उसके लिए कूलम्स लॉ लिख सकते हैं। इस पे मान लो टोटल चार्ज रिंग पे कैपिटल Q दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R एंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज कैपिटल Q। तो आप चाहेंगे कि इन दोनों पे फोर्स लिखना है, इसके चलते इस पे फोर्स लिखना है, तो इस पे अगर आप फोर्स लिखना चाहोगे ऐसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं और Q इंटू Q0 लिख लेते हैं और अपॉन x स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये लिखना रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज दिस इज़ नॉट ए पॉइंट चार्ज, ना पॉइंट चार्ज है ना स्फेरिकल चार्ज है, इसलिए ये वैलिड नहीं है कूलम्स लॉ, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एज ए होल एक बार में नहीं लिख सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट का ये इतना छोटा साइज़ है कि ये एलिमेंट जो फोर्स लगाएगा इस पे वो हमारा डीएफ लिखने में तुम ये ज़रूर अप्लाई कर सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लें और यहाँ पे dq चार्ज इंटू Q0 चार्ज अपॉन ये R स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ये R सेपरेशन हो तो ये R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये R का वैल्यू है अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला है x, ये वाला है x। बोलो क्लियर है यहाँ तक भाई? ये मिल जाएगा। df लिख सकते हो, df इस डायरेक्शन में है, इसका df तो भाई इस डायरेक्शन में रहा। अब मैं दूसरा एलिमेंट लूँगा भाई, यहाँ देख लिया हम लोगों ने कि df लिख दिया हम लोगों ने कि df ये है इसका, इधर वाले का df इस डायरेक्शन में लगा। इसमें कोई परेशानी है? आदित्य बोलो। इस dq ने इसको रिपेल किया ऐसे, ये था अपना एक्सिस ऑफ द रिंग, ये एक्सिस ऑफ द रिंग है। ये df फोर्स इतना लगाया, बोलो भाई ये तो क्लियर है रोशन? क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे अब देखते हैं। ठीक है भाई, ये तो एक एलिमेंट की बात हो गई। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं एक, चलो भाई दूसरा एलिमेंट लेते हैं रेड कलर का, जो कि यहाँ इस dq जो टॉप एलिमेंट है उसके जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट ले रहे हैं। जो टॉप पे लिए हैं समझो अब बॉटम पे ले रहे हैं, तो बॉटम पे ये एलिमेंट लिया हमने रेड कलर का, और ये जो एलिमेंट अब इस पे df फोर्स लगाएगा, इस पे जो अब ये df फोर्स लगाएगा वो फोर्स df इस डायरेक्शन में अब होगा, ये df फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा भाई फोर्स, तो ये df फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये भी R सेपरेशन पे है, इस R का वैल्यू भी अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और सिमेट्री कहता है कि जैसा इधर R वैसे ही तो ये R है, तो ये वाला भी तो थीटा होगा भाई, और ये वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? ये जो df था जो कि ये बॉटम वाला एलिमेंट ने लगाया, वो df वो भी थीटा एंगल पे है। कहाँ से भाई थीटा एंगल पे है? तो ये एक्सिस से थीटा एंगल पे है। बोलो ये दोनों क्लियर है? आदित्य बोलो। यस सर। हाँ, तो दोनों df क्लियर हैं। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, यहाँ का भी एलिमेंट आएगा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ का भी आएगा। अभी तो ये वाला टॉप था, यहाँ ध्यान देना, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का हमने कहानी देख लिया। अब इधर इधर वाले का आएगा, फिर इधर इधर वाले का भी आएगा, इधर इधर वाले का, इधर ये बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। एक रिंग पे यहाँ है एलिमेंट तो यहाँ भी है एलिमेंट, यहाँ है एलिमेंट तो यहाँ भी तो है एलिमेंट, यहाँ है एलिमेंट तो इधर भी है एलिमेंट, क्योंकि पूरे रिंग पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे हमें भाई।
यहाँ एलिमेंट मिलेगा तो यहाँ भी एलिमेंट मिलेगा, यहाँ एलिमेंट मिलेगा तो यहाँ भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मिलेंगे। तो हर तरफ के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं। तो हमने ये दो एलिमेंट का देख लिया, वैसे ही इसके भी आएंगे भाई। अब ये बताओ कि हम लोग नेट निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स। ध्यान देना, अगर सिर्फ इस DF और इस DF की बात करें, ये जो DF था और ये DF की बात करें, इन दो DF को ऐड करें तो क्या होगा? देखो, इस दो DF को ऐड करना चाहें वेक्टोरियली, ध्यान देना, वेक्टोरियली ऐड करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन को काउंट करने हैं, वेक्टोरियली इसको ऐड करना चाहेंगे तो इसका इधर का कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स की जरा हम लोग बात करें तो इसका कंपोनेंट जो इधर होगा राइट वर्ड में अलोंग द एक्सिस, वो होगा DF cos थीटा। वो क्या होगा कंपोनेंट? DF cos थीटा। इसको रिजॉल्व करते हैं, DF cos थीटा इधर और इसका हो जाएगा DF sin थीटा, वो अपवर्ड हो जाएगा। इसको रिजॉल्व कर दिया DF cos थीटा और इधर आया DF sin थीटा, क्योंकि ये वाला है थीटा एंगल। ठीक है भाई। सिमिलरली इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो भी DF cos थीटा इधर आएगा, इधर आएगा DF cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा DF sin थीटा। इसका DF sin थीटा इधर और DF cos थीटा इधर, और इसी तरह से इसका जो था, इसका DF cos sin थीटा इधर है, DF cos थीटा इधर है। तो ये जो DF cos थीटा इसका और DF cos थीटा इसका, दोनों का तो एडअप हो जा रहे हैं, ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है। इसका DF का cos थीटा और इस DF का भी cos थीटा, दोनों एडअप हो जाएंगे, और इस DF का sin थीटा और इस वाले DF का sin थीटा डाउनवर्ड में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि इस वाले तुम DF को जो लिखोगे, इस DF को लिखोगे तो इसको लिखोगे DF cos थीटा I कैप प्लस DF sin थीटा J कैप, ऐसा लिखोगे इसको। और इस DF को क्या लिखोगे भाई? तो इस DF को लिखोगे DF cos थीटा I कैप और DF sin थीटा माइनस J कैप। इसको तो यही लिखेंगे, DF cos थीटा I कैप, इसको मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो लिखूंगा DF cos थीटा I कैप प्लस DF sin थीटा माइनस J कैप। बोलो, ऐसा लिखेंगे DF cos थीटा I कैप, DF sin थीटा J कैप, DF cos थीटा I कैप और DF sin थीटा माइनस J कैप। अब इन दो वेक्टर को अगर ऐड करें तो देख रहे हो इसका DF sin थीटा और DF sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। DF sin थीटा J कैप में है, इसका DF sin थीटा माइनस J कैप में, लेकिन DF cos थीटा ये I कैप में है और ये भी DF cos थीटा I कैप में है। मीन्स दोनों के DF cos थीटा ऐड हो जाने हैं रिजल्टेंट के लिए। सिर्फ इन दो वेक्टर को ऐड करें तो रिजल्टेंट हमारा दोनों का DF cos थीटा को ऐड करने होंगे, DF sin थीटा बेकार हो गया। बोलो रोशन, यहां तक क्लियर है? DF cos थीटा जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, इन दोनों DF का वो एडअप होने हैं रिजल्टेंट के लिए, और DF sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो DF cos थीटा वाला ऐड होने हैं और DF sin थीटा वाले छोड़ देने हैं, क्योंकि इसका ये वाला कैंसिल कर देगा। अभिषेक बोलो, ठीक है? अभिषेक बताओ। यस सर। आदित्य? यस सर। मीन्स हम लोग इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना भाई, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाए भाई। अब जरा देखो कि जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, नेट फोर्स के लिए सिर्फ हमें क्या करने पड़ेंगे? तो ऐड करने पड़ेंगे किसको? तो DF cos थीटा को ऐड करने पड़ेंगे। DF cos थीटा जो है ना एलिमेंट के, इधर वाले एलिमेंट का भी और इस वाले एलिमेंट का भी, दोनों का DF cos थीटा ऐड कर दो। और सोचो, अभी और सुनना है। वैसे एलिमेंट तो यहाँ भी होंगे और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ भी एलिमेंट होंगे। तो इन दोनों का जब काम करेंगे, इन दोनों का जब DF देखेंगे, ध्यान देना, तो जैसे टॉप और बॉटम के एलिमेंट का ये DQ टॉप वाला और DQ बॉटम वाला, इन दोनों का जब देखा और उनका सम किया तो देखा कि DF cos थीटा एक्सिस वाला कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गया।
तो वैसे ही इन दो एलिमेंट्स को लेंगे तो इसके भी एक्सिस के अलोंग वाला एडअप होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका और इसका लेंगे तो भी इसका एक्सिस के अलोंग वाला एडअप होगा और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी डी एफ साइन थीटा इसके डी एफ साइन थीटा से कैंसिल होगा, लेकिन डी एफ कॉस थीटा दोनों के ऐड होंगे। इसके डी एफ साइन थीटा और इसके डी एफ साइन थीटा कैंसिल होंगे और डी एफ कॉस थीटा ऐड होंगे। इसके और इसके भी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का भी जब चलेगा, ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, इसके भी डी एफ कॉस थीटा ऐड होंगे, डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इसके डी एफ कॉस थीटा ऐड हुए, डी एफ साइन थीटा कैंसिल, वैसे ही इसके भी डी एफ कॉस थीटा ऐड होंगे, डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना भाई, 3 डायमेंशनल है। ये अगर रिंग है तो ये अगर रिंग है तो यहाँ पे एक्सिस पे ये पॉइंट P है। अब यहाँ ऊपर वाले ने जितना ऐसे किया, नीचे वाले ने ऐसे किया और एक्सिस वाला कंपोनेंट ऐड हो गया और ट्रांसवर्स टू द एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला कैंसिल हो गया। तो वैसे ही इसके लिए और इसके लिए भी तो होगा भाई, इसके लिए भी इधर वाले कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस वाले ऐड होंगे, इधर वाले मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डायमेट्रिकली अपोजिट भी तो एलिमेंट हैं। पूरे रिंग का हमें काउंट कर रहे हैं तो पूरे रिंग का वेक्टर सम कर रहे हैं हमें तो भाई पूरे रिंग का वेक्टर सम कर, पूरे रिंग में जितने एलिमेंट्स हैं सबके वेक्टर सम करने हैं। तो बहुत सारे डीएफ होंगे, लेकिन हर एलिमेंट के डीएफ के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का डीएफ भी आएगा और ये डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के डीएफ से जब लड़ाई करेगा तो डीएफ कॉस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे और डीएफ साइन थीटा वाले सबके कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए नेट निकालने में जो नेट निकालना है हमें फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने में सारे डीएफ के जो वेक्टर सम करने पड़ते थे तो वो सारे डीएफ के वेक्टर सम करोगे, सारे डीएफ के वेक्टर सम करेंगे तो सिर्फ डीएफ कॉस थीटा को ऐड करने की ज़रूरत है, डीएफ साइन थीटा सबके कैंसिल्ड हो जाएंगे। यहाँ मैं ऐसे लिख दूंगा, यही काम करने पड़ेंगे। सिंस डीएफ साइन थीटा since df sin theta of all elements will be cancelled, of all elements will be cancelled due to diametrically opposite element, due to diametrically opposite element, ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के चलते ये कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो सिर्फ डी एफ कॉस थीटा ऐड करना है, यही मेन सेंटेंस है जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ये समझ गए तो बाकी कैलकुलेशन कर देने हैं। 3 मार्क्स का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ भाई, हमें सारे एलिमेंट्स के डीएफ देखने हैं और सबको ऐड करने हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए 2 एलिमेंट लिए, एक टॉप पे एक बॉटम पे, जिसका कि दिखाई दे साफ साफ। तो इसका देखा DQ, इसका देखा DQ। इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं कि डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है और डीएफ कॉस थीटा को ऐड करने की ज़रूरत है रिजल्टेंट लाने के लिए। इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे, सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो डीएफ साइन थीटा कैंसिल है, डीएफ कॉस थीटा ऐड अप होने हैं। उसी तरह से अब दूसरे एलिमेंट लिए, इस रिंग को थोड़ा घुमा दिया, दूसरे एलिमेंट लिए तो उसका भी डीएफ कॉस थीटा और डीएफ कॉस थीटा ऐड होगा और डीएफ साइन थीटा इसके चलते और डीएफ साइन थीटा इसके चलते कैंसिल हो जाएंगे। फिर तीसरे पेयर के लिए लाएंगे तो इसका डीएफ कॉस थीटा, इसके डीएफ कॉस थीटा तो ऐड अप हो जाएंगे, बट डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे के डीएफ साइन थीटा को कैंसिल कर रखे हैं, लेकिन कोई किसी के डीएफ कॉस थीटा को कैंसिल नहीं कर रहा। इट मीन्स जब वेक्टर सम करेंगे तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट में जो आएगा, जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें सबके डीएफ कॉस थीटा ऐड होने हैं। ये सम करने हैं और ये ऑल एलिमेंट्स के डीएफ कॉस थीटा को ऐड करने हैं। सारे एलिमेंट्स के हर इंडिविजुअल एलिमेंट का डीएफ कॉस थीटा कंट्रीब्यूट करेगा और सारे एलिमेंट के डीएफ साइन थीटा इनइफेक्टिव हो जाएगा ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डीएफ कॉस थीटा को ऐड करना पड़ेगा और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सारे डीएफ कॉस थीटा ऐड करके किधर आएंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग।
along द एक्सिस ऑफ रिंग आएगा। ये बताओ भाई, along द एक्सिस ऑफ रिंग आएगा। अब इसको इवेलुएट कर देने हैं, बस 2-3 सेंटेंस लगेंगे, लेकिन यहाँ तक का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन कोई ख़ास बात नहीं है, जल्दी से कर लेंगे हम लोग, उसमें तो 2 मिनट लगेंगे। लॉजिक यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो गया भाई? अभिषेक बताओ, क्लियर है? इसके बाद तो बस 5 मिनट लगने हैं। अभिषेक क्लियर है? ऐसा क्लियर है? यस सर। तरुण? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको इवेलुएट कर देने हैं, ध्यान दें, अब इसको मैं इवेलुएट करता हूँ। चलो, सब एक पे दिख रहा है। अब जरा इसको इवेलुएट कर देते हैं, हमें पता लग जाएगा। देखो भाई, नेट फोर्स अलोंग द एक्सिस आएगा, और अभी हम लोग नेट फोर्स का पहले वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यू आएगा, सबके डी एफ कॉस थीटा को ऐड करने हैं। तो डी एफ का वैल्यू तो मिल चुका था हमें। एक का डी एफ क्या होगा भाई? तो एक का डी एफ होगा 1/4πε0 और Q0 इंटू डी क्यू अपॉन ये R²। यही है सबका डी एफ। ये हो गया डी एफ टोटल, और अब करने हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू बोल दिया जाए भाई। तो कॉस थीटा का वैल्यू, सबके डी एफ कॉस थीटा ऐड होने, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा का वैल्यू किसी एक को पकड़ लो भाई। ये ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x, हाइपोटेन्यूज है r, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू x डिवाइडेड बाई r। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस अब इसको हम लोग इवेलुएट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखो, अब इसमें देखने की कांस्टेंट कौन वो बाहर निकले। तो देखो भाई, एलिमेंट एक एक करके एलिमेंट पूरे पे आते जाएंगे। एलिमेंट का वेरिएशन होता जाएगा, और यहाँ पे हमें सबके डी एफ कॉस थीटा को ऐड करते जाने हैं। तो आपको देखना होगा ये कि इस पूरे रिंग में एलिमेंट एक एक करके बदलेंगे। वो हर एलिमेंट के डी एफ कॉस थीटा ऐड होने हैं, और हर एलिमेंट का जो डी एफ कॉस थीटा है बेकार है। तो सबके डी एफ कॉस थीटा ऐड होने हैं, हर बार एक एक करके डी एफ हर एलिमेंट का आएगा। तो जब एलिमेंट बदलेंगे तो क्या 1/4πε0 बदल जाएगा? क्या वो नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा। Q0 क्या चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, Q0 तो वही रहेगा, हर एलिमेंट के लिए वही Q0 है, तो Q0 भी वही रहने हैं, तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये कांस्टेंट बाहर निकल गया। क्या x बदलेगा? इस एलिमेंट के लिए x कुछ और है, इस एलिमेंट के लिए कुछ और x है। x तो भाई सेंटर से था, इसका डिस्टेंस वो तो चेंज नहीं हो रहा। हर एलिमेंट के लिए ये जो सेपरेशन है ना r, ये भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए जो r है वही इसके लिए r है, वही इसके लिए r है, वही इसके लिए r है। खुद सोचो, अगर ये रिंग है और यहाँ पे हमारा एक्सिस पे हमने ले लिया ये पॉइंट, तो ये r है तो ये भी r है, इधर से r है तो इधर से भी r है, सारे के सारे r ही रहेंगे। सो स्मॉल r इज नॉट गोइंग टू चेंज, सबके लिए वही r है। सो ये x भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कांस्टेंट, Q0 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट। तो r और r² यानी कि RQ, ये भी कांस्टेंट। बचा क्या? ओनली dq dq dq, यही बचा। ऑन वेरिंग द एलिमेंट्स वी सी दैट x इज नॉट चेंजिंग, स्मॉल r इज नॉट चेंजिंग, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, थीटा नहीं चेंज हो रहा है, सबका थीटा उतना ही रहेगा। तो इसलिए ये सारे कांस्टेंट है, बस एलिमेंट का चार्ज अपना अपना आता रहेगा एक एक करके और चलता रहेगा। तो सबके dq को समझो ऐड करने पड़ेंगे। तो ये डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो Q0 x डिवाइडेड बाई 4πε0 और RQ, तो R खुद है x² प्लस कैपिटल R², और इसका Q करने पड़ेंगे, क्योंकि ये r क्या है भाई? तो अंडर रूट कैपिटल R² और प्लस ये x², ये है। तो ये Q हो गया, और dq 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 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा कैपिटल Q। जब सारे dq, जब छोटे 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 चार्ज पूरे रिंग के ऐड ही कर दोगे, ये भी dq ये भी dq, ये सब dq dq ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा? वो कैपिटल Q ही तो मिलेगा। सारे dq dq जब ऐड करें तो वही तो है कैपिटल Q, इसलिए तुम्हें मिल जाएगा ये कैपिटल Q यहाँ पे आ गया इंटीग्रेट करके। ये जो है वो dq dq इंटीग्रेट करके ये आ गया, इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू
नेट फोर्स का वैल्यू की बात करें तो नेट फोर्स का वैल्यू हमें मिल चुका है भाई, नेट फोर्स का वैल्यू मिल चुका है। और वो कितना आया वैल्यू, तो वो ये आया वैल्यू। डायरेक्शन की बात करें तो वो अलोंग द एक्सिस था। तो फाइनली एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ x, और ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं क्योंकि एक्सिस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई न्यूमेरिकल में, इसलिए ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं। और डायरेक्शन किधर हुआ भाई, तो डायरेक्शन भी लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अवे होगा अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज था, टूवर्ड्स द सेंटर होगा अगर हमारा रिंग निगेटिवली चार्ज था। ये नहीं समझे, चलो इसको दिखा देता हूं मैं। अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज था तो इसने डीएफ ऐसे लगाया रिपल्सिव, इसने डीएफ लगाया ऐसे रिपल्सिव, और सबको जब वेक्टर सम किया तो इस डायरेक्शन में मिला क्योंकि इधर वाला कैंसिल कर दिया। तो अलोंग द एक्सिस बट अवे फ्रॉम द रिंग, रिंग से अवे, ये मिलेगा रिजल्टेंट। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो, क्योंकि इसका इधर डीएफ जब ऐड करेंगे तो हमें इस डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो ये डीएफ इधर हो जाता, इसका डीएफ इधर हो जाता। निगेटिवली चार्ज अगर होता तो इसका डीएफ इधर लगता, इसका डीएफ इधर लगता, दोनों के डीएफ इस तरह से लगते। और जब ये डीएफ को ऐड करते तो इसके डीएफ कॉस थीटा ऐड अप हो जाते, डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो जाते, तो हमें मिलता इस डायरेक्शन में वैल्यू उतना ही रहता, सबके डीएफ कॉस थीटा ही ऐड होते, लेकिन वैल्यू उतना ही मिलता, लेकिन अलोंग द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। इसलिए लास्ट में मैंने लिख दिया इसके आंसर में, फॉर्मूला जो बना इसके आंसर में लिख दिया अलोंग द एक्सिस तो लगने हैं, अलोंग द एक्सिस तो लगने हैं, लेकिन अवे इफ़ क्यू इज पॉजिटिवली चार्ज, रिंग पर का चार्ज पॉजिटिव था तो अवे हो जाएगा, और टूवर्ड्स द सेंटर इफ़ क्यू इज निगेटिव होगा तो टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, एक ही बात है। जल्दी से इसको लिख लिया जाए, टाइम भी हो गया है, लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, लीव कर दूं? लिख लिया है ना सारा, लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी कल का क्लास तो करना ही है सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन, समझो कि आना ही आना है, आता है ये। सबके डीएफ कॉस थीटा ऐड होंगे, सबके डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स डीएफ, यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए। डीएफ कॉस थीटा लिखे हो, डीएफ साइन थीटा क्यों नहीं लिखे भाई, तो वो इसलिए कि वो कैंसिल हो गए हैं, सब एक दूसरे का शहीद कर दिए, लेकिन डीएफ कॉस थीटा सब में रहेगा। डायग्राम क्लियर होना चाहिए इसमें, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ तक डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बन गया। डायग्राम तो सबने बनाया था भाई, डायग्राम तो साफ साफ बना लेना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और लास्ट में ये आंसर लिख देंगे।